नमस्कार। शख्सियत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अतुल विनोद पाठक। शख्सियत में आज हम मुलाकात करेंगे मध्य प्रदेश के खेल एवं युवक कल्याण मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री जीतू पटवारी से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जीतू पटवारी को युवाओं के भविष्य के निर्धारण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। छात्र राजनीति हो या युवा राजनीति, तेज तर्रार विधायक और युवा नेता के तौर पर जीतू पटवारी को पूरे प्रदेश की जनता जानती है। विपक्ष में तेज तर्रार विधायक के रूप में एक अलग पहचान बनाने वाले जीतू पटवारी आज मध्य प्रदेश में दो महत्वपूर्ण विभागों का जिम्मा संभाल रहे हैं। जीतू पटवारी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है, युवाओं के भविष्य के निर्धारण की। इस जिम्मेदारी को आप किस रूप में लेते हैं? चुनौती है और उत्साह भी है जी। हमारे देश और प्रदेश की जो मूल ताकत है वो युवाओं का, और मैं समझता हूँ उनका युवाओं का युवा देश होना है, युवा प्रदेश होना है। इनकी ऊर्जा को हम किस तरीके से काम पे लगाएं, किस तरीके से देश के लिए काम लें, उनके भविष्य के लिए काम लें, विश्व में अन्य क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में इनकी उपयोगिता के हिसाब से या इनकी योग्यता के हिसाब से हम कैसे उनको सरकार के रूप में सहयोग कर सके, मैं समझता हूँ पॉजिटिविटी है। आज उच्च शिक्षा का विभाग हो जो युवाओं को शिक्षा तो देता ही है, पर उनके कैरियर को बनाने में सहयोग कैसे करें, जो गेम्स में, स्पोर्ट्स में बच्चों को कैसे हम प्रोत्साहित करके माता पिता को इस तरीके से मोबिलाइज़ करें, उनके मानसिकता इस तरीके से बनाएं कि बच्चों का भविष्य कैरियर खेल के माध्यम से वो देखें। मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है और बहुत उत्साह की बात भी है कि मुझे ये जिम्मेवारी मिली। मैं समझता हूँ सबके सहयोग से, प्रदेश के मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से हम पूरी ताकत से युवाओं के भविष्य के साथ मध्य प्रदेश का भविष्य और मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ देश का भविष्य बनाएंगे। एक बड़ी बात आप लोग कहते हैं कि समृद्ध मध्य प्रदेश बनाएंगे, आपने खुद कहा। और एक तरफ स्थिति ये है कि आर्थिक हालात ठीक नहीं है मध्य प्रदेश के, तो ये विरोधाभासी बातें नज़र नहीं आती कि खजाना खाली और समृद्ध मध्य प्रदेश? आपका इरादा कैसा है और आपकी नीयत कैसी है जी। आज मध्य प्रदेश में जिस तरीके से पिछली सरकार में खर्चों का व्यय आय से ज़्यादा था, फिजूल खर्चों का व्यय आय से ज़्यादा था, उस पर कैसे लगाम लगाएं और साथ ही साथ ईमानदारी से करप्शन रहित जीरो टॉलरेंस करप्शन का लेके आएँ, अपने आप हमारा खजाना भरता हुआ दिखेगा। वो योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइजेशन के लिए या उनको पालने और पोसने के लिए लगाई थी, हमने कई बंद की और कई बंद करेंगे। उस आधार पे हमारा मूल कैलकुलेशन बजट का हम उस आधार पे लेके आएंगे। ये ज़रूर है कि खजाना खाली मिला है, इसको हम नकारते नहीं हैं। तो मध्य प्रदेश को खजाना खाली भी मिला और कर्जे वाला प्रदेश भी मिला। एक व्यक्ति पर कम से कम 25,000 रुपये का कर्जा मध्य प्रदेश की पिछली सरकार छोड़ के गई है। ये चुनौती है हमारे सामने। पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो रोड मैप है वो क्या है, उनकी यूएसपी वो क्या है, उनके संबंध, उनका काम करने का तरीका, उनके विश्व भर में ऐसा दूसरा व्यक्ति नहीं है जिनका मध्य प्रदेश का जिसके इतने बड़े स्केल पे विश्व भर में संबंध हो। वही एक ऐसे व्यक्ति है जिनका इस सरकार के, केंद्रीय सरकार के जितनी ब्यूरोक्रेट्स से, जितने मंत्री हैं, वो भी मान करते हैं, सम्मान करते हैं, उनके लिए काम भी कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि उनने जब मध्य प्रदेश के सरकार बीजेपी की थी तब प्रदेश के कई विभाग संभाले, देश के कई विभाग संभाले और मध्य प्रदेश की सहायता की। ये बातें सकारात्मक रूप से चुनौती के लिए हमने ली है कि खजाना खाली है फिर भी समृद्ध मध्य प्रदेश बनाना है। आप आने वाले 2 साल में देखेंगे हमने जो कहा है वो किया है। जीतू पटवारी जी, युवाओं की शिक्षा और खेल दोनों ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और एक युवा मंत्री के तौर पर जनता आपको देख रही है, ख़ास तौर पे युवा आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। तो लोग जो युवा हैं वो जानना चाहते हैं कि जीतू पटवारी आखिर हैं क्या। जीतू पटवारी, 2 बड़े विभाग उनको मिले, अभी तक लोगों ने विपक्ष में देखा। तो आपका व्यक्तित्व, आपके बारे में आपकी सोच, आपका विज़न, ये युवा जानना चाहते हैं कि जीतू पटवारी क्या सोचता है, जीतू पटवारी की यूएसपी क्या है। बेसिक एक कंसेप्ट है कि जीवन में आप जीते कैसे हो और जीवन को आप जीते कैसे हो। हमारे संस्कार, संयमित संस्कार के साथ हम परिवार की सेवा करें,
समाज की सेवा करें, प्रदेश की सेवा करें, अपने भविष्य को संवारें और उसी के साथ एक उदाहरण पेश करें कि मेरे में ये योग्यता है। ये खुद व्यक्ति के लिए है, उस पर्सन के लिए जिसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। अलग अलग हो सकते हैं, पर सामूहिक रूप से हमारा विचार सकारात्मक होना चाहिए। हम जीते वक्त, काम करते वक्त, अपने विभाग संभालते वक्त नफरत रहित हम काम कैसे करें, ये हमारी विचार सोच होनी चाहिए। न्याय करने का हमारे पास एक मूल मुद्दा होना चाहिए। हम किसी का बुरा न करें ये तो ज़रूर है, पर न्याय करते हमें आना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक व्यक्ति के लिए होता है। जो काम मिले उसको 100% में कैसे दूं और करूं, ये एक विचार होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं जिस दिन तक इस काम को कर रहा हूं, ईमानदारी से, पूरे समर्पण के साथ, जितनी सामर्थ्य है उससे ज़्यादा ताकत लगा के रिजल्ट देने की कोशिश करूं। मैं समझता हूं कि इस तरह का मूल मंत्र हम बनाएंगे तो मैं मेरे काम के लिए, जो युवा ये सूत्र आत्मसात करता है, वो उसके भविष्य के लिए और समाज के लिए और देश के लिए एक नया विज़न तैयार होगा। और हम कई लोग इस पद पे आए हैं, चले जाएंगे। मैं भी इस पद पे बना हूँ, स्थायी तो रह नहीं सकता, आगे भी जा सकता हूँ, पीछे भी जा सकता हूँ। तो ये ईश्वर की कृपा होती है, कोई ताकत है जो हम सबको चलाती है। पर यह है कि हम ईमानदारी से अपने काम को करें, जब तक हम रहें उसमें रिजल्ट दें। लोग याद रखना चाहिए, समाज याद रखना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क सकारात्मकता से हो, ये मूल भावना है। सर, राजनीति में अक्सर लोग आकर्षण की वजह से आते हैं कि राजनीति की चकाचौंध, प्रभाव, इतने सारे कार्यकर्ता लोग। आप जब राजनीति में आए तो संघर्ष की राजनीति से आपने शुरुआत की और विपक्षी दल होने के बावजूद आपने भी लगातार जीत के कीर्तिमान स्थापित किए। तो राजनीति में आने का मकसद क्या है, क्योंकि ये मकसद ही युवाओं को एक दिशा देगा। मैं सार्वजनिक जीवन जीते वक्त ये विचार करता हूँ कि मैं क्यों हूँ इस क्षेत्र में जी। और जब मुझे लोगों की मदद करनी है तो क्यों मैं पद लेके करना चाहता हूँ या क्यों चुनाव लड़ के या जीत के करना चाहता हूँ। ये ईश्वर की भी एक विधि होती है, जिसके भाव से उन्होंने हमें ये रास्ता दिया जीने का, कि आपको इस रास्ते से आपका जीवन यापन करना है और भविष्य में वही विचार देता है और उसी के आधार पर हम अपने काम को करते हैं। मेरा मानना है कि ईश्वर ने मुझे कहा कि इस नाते ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आप मदद कर सकते हो, सेवा कर सकते हो, तो इस पार्ट से आपको चलना चाहिए। मेरा जैसे 15 साल का पॉलिटिकल करियर है, 15 साल में मैं लगातार विपक्ष की पार्टी में काम करता रहा। चुनाव मैंने 2 जीते, पर कभी भी सत्ता के तरफ मेरा भाव, आज भी एक अपने शरीर को इस तरीके से तपाने की कोशिश करता हूँ कि ये बात कि सत्ता क्या होती है मुझे तो एहसास हो नहीं रहा है। पहले भी जैसे काम करता था वैसे ही चुनौती के रूप में अब काम करता हूँ। रोज़ सुबह 5, साढ़े 5 बजे उठता हूँ, रोज़ 1 बजे, 12-1 बजे सोता हूँ। तो और दिन भर 24 जितना टाइम काम का होता है ईमानदारी से करता हूँ। मैं समझता हूँ कि यही मूल मंत्र होना चाहिए। और पहले ऋषि मुनि अपने शरीर को तपाते हुए तप करते थे, अब हमारा जो समय काल है उसके आधार पर अपने तप को आपको मूर्त रूप देना चाहिए और हम करने की कोशिश कर रहे हैं। उच्च शिक्षा से जुड़े 2-4 सवाल हैं कि एक तो छात्र संघ चुनाव, इतने साल हो गए, अब आप युवा मंत्री के रूप में इस प्रत्यक्ष प्रणाली की मांग पर आप क्या निर्णय लेने वाले हैं? मेरा मानना है कि लोकतंत्र देश का, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में कई कमियां भी दिखती है, पर फिर भी सबसे ताकतवर लोकतंत्र है। हमारे लोकतंत्र की ताकत, इसका भरोसा, इसका विश्वास जब तक हम नई पीढ़ी में नहीं बनाएंगे तब तक हम समझते हैं कि हम इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को सदियों तक सही तरीके से नहीं चला पाएंगे। तो वो कहाँ से हम लोकतंत्र की शिक्षा दें बच्चों को? वो तो वही इकाई है कॉलेज की, वही इकाई है एजुकेशन की। तो मेरा मानना व्यक्तिगत रूप से ऐसा है कि हम एक चर्चा छेड़े और डायरेक्ट प्रणाली से मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटीज़ में चुनाव हो। मैं चाहता हूं कि उस पर कुछ बंदिश भी हो, उसका स्टडी पे असर भी ना हो, समाज की जो दुर्नीतियाँ युवाओं में आती है उससे भी हम बचें और लोकतंत्र की शिक्षा भी दें। चुनाव होने चाहिए। एक और सवाल है कि
जो सेमेस्टर सिस्टम है वो ख़त्म तो हो रहा है, लेकिन अभी भी असमंजस बना हुआ है। ये पूरी तरह ख़त्म हो जाए, ईयरली सिस्टम चालू हो जाए, तो ये जो परीक्षाओं में गड़बड़ियां हैं, लेट लतीफ़ी है, रिजल्ट आने में देरी है, सारी यूनिवर्सिटी की यही हाल है। नहीं, हमने एक सिलेबस बनवा रहे हैं जी, और टाइमली प्रोग्रामिंग होनी चाहिए। अगर टाइम बॉन्डिंग हुई तो दोषी है उसके लिए कोई न कोई व्यवस्था, कोई न कोई व्यक्ति, तो उसको पनिशमेंट के पार्ट पे जाना पड़ेगा। सेकेंड, सेमेस्टर प्रणाली हो या ईयरली एग्ज़ाम की बात हो, दोनों में जो अच्छा होगा, एक रिव्यू कमेटी हम बना रहे हैं इस सब संदर्भित बातों को लेकर, और जो सरकार सकारात्मकता से छात्रों के हित में होगा वो निर्णय लेगी। हम उन लोगों में से नहीं एक्सपेरिमेंट करें फिर ऐसा हो जाए, या नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो फिर नया एक्सपेरिमेंट करें। इसमें बच्चों के भविष्य और पढ़ाई और स्टडी पे असर आता है। हमने एक रिव्यू कमेटी बनाई है, जल्दी से हम एक अच्छी व्यवस्था देने की और कोशिश करेंगे। टाइमली प्रोग्रामिंग होगी, एग्ज़ाम होगी, रिजल्ट होंगे, और बच्चों को एहसास होगा कि मिनिस्ट्री नहीं आई है, सरकार नहीं आई है, सही तरीके से काम करें। प्राध्यापकों की नियुक्ति एक बड़ा मुद्दा है शिक्षा विभाग में। यदि एजुकेशन के स्तर को ठीक करना है और नियुक्ति हो नहीं पाती, जब चुनाव आते हैं तब याद आती है। कल ही मुझसे पीएससी के माध्यम से गेस्ट फैकल्टीज़ के, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के कई परिवार के लोग मिले, मैंने उनसे भी बात की। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जब तक हम स्टाफ की, प्रोफेसर्स की जो कमी है उसको पूरी नहीं करेंगे, तो हम अच्छी एजुकेशन की, अच्छी स्टडी की कैसे कल्पना कर सकते हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि हम जल्दी से शार्ट आउट करें और सही तरीके से सही बातें सही फोरम पे करके इस विवाद का पता चले। समान शिक्षा समान फीस, लेकिन फीस असमान है, शिक्षा एक ही है। इस पे भी हम मैंने कहा ना, एक रिव्यू कमेटी बन रही है जो ये बात का ध्यान देगी कि किसकी कितनी, किस तरीके से पैसे बढ़े, क्यों बढ़े, कौन सा कॉलेज, कौन सा संस्थान व्यवस्था में अपने हरधर्मिता से काम कर रहा है, कौन सरलता से काम कर रहा है, और एक ऐसा मार्ग जिसमें समझता हूँ कि एक आइडियल मार्ग चुनेंगे जिसमें बच्चों को सस्ती शिक्षा मिले। हमने बेटियों की शिक्षा तो मुफ्त करने की बात कही है, पूरी मुफ्त, तो वो हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं, अगले सत्र से कर देंगे। और चूँकि ये सत्र के बीच में करना हमारे लिए भी संभव नहीं है, पर अगले सत्र के बीच में उसको करेंगे। साथ ही हमने बेटों की शिक्षा पर भी मैं समझता हूँ कमी लाएंगे। आप देखोगे कि एक सरकार का दायित्व है अच्छा स्वास्थ्य देना और अच्छी शिक्षा देना। हम पहली बच्ची प्राइमरी में पढ़ने जाती है, नर्सरी में, तब से लेके ग्रेजुएशन होने तक फ्री शिक्षा की व्यवस्था करने जा रही मध्य प्रदेश की सरकार आने वाले समय में। एक छात्राओं की शिक्षा के साथ उनकी सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा है। बिल्कुल, सुरक्षा का जहाँ तक संबंध है, दो तरीके से इसको हम, तीन तरीके से पॉइंट आउट कर सकते हैं। बच्चियों की सुरक्षा के लिए खुद आत्मनिर्भर बच्ची बने, सेकंड व्यवस्था बने, कॉलेज कैंपस सुरक्षित हो, वहाँ पर कैमरेस या उनकी निगरानी को लेकर बहुत सी बातें हो सकती है वो हो, और थर्ड जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी जवाबदेही तय हो, जो कैंपस के इंचार्ज हैं उनकी जवाबदेही तय हो। आप किस तरीके से वहाँ पे ट्रीटमेंट देते हैं या व्यवस्था को देखते हैं, ये तीनों बातें हैं। तो सबसे पहले हम बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने पे फोकस कर रहे हैं, बाकी चीज़ें व्यवस्था का अंग होगी। नहीं, उच्च शिक्षा में निजीकरण भी बहुत हुआ है, तो इसके दुष्प्रभाव ना हो या निजीकरण कम हो। मैंने कहा निजीकरण का प्रश्न एग्जाम पे या अपने आर्थिक तंत्र पे आता है, तो मैंने जैसा कहा कि हम फीस रेगुलेटरी कमेटी की व्यवस्था के अंतर्गत उन पे कमांड रखेंगे और सस्ती और अच्छी शिक्षा देने की वकालत करने वालों में से। बहुत अच्छी बात है। खेल एवं युवक कल्याण से जुड़े कुछ सवाल हैं। और खेल में अभी तक देखा यह गया कि बाहरी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया गया, करोड़ों की राशि दी गई, स्थानीय खिलाड़ी आगे बढ़ें। हमने एक नई व्यवस्था बनाई है। आते से ही मैंने इस मंत्रालय को जैसे ही संभाला तो इसकी नोडल एजेंसी जो आईपीएस होते थे उससे लेके मैंने इसको जिला पंचायत स्केल पे जिला पंचायत सीओ को कर दिया है। इसका मूल आधार है कि हम ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को कैसे एकेडमी तक लाएं या व्यवस्था को सुचारू अंदर नीचे के खिलाड़ी को ग्रूम करके ऊपर लाएं। पंचायत स्केल पे, ग्राम स्केल पे, जनपद पे, जिला पे, फिर संभाग पे और फिर प्रदेश पे। तो हमने कोशिश की। ऐसे ही शहरों में
जो पहले की प्रणाली थी पुलिस की, आईपीएस की, उसके आधार पर हम बच्चों को निकालें। प्राइवेट एकेडमीज़ को हम सहयोग करें और जो सरकारी हमारी एजेंसी के माध्यम से, एकेडमीज़ के माध्यम से, स्पोर्ट्स की एकेडमी जो व्यवस्था है कि हमारे मतलब मंत्रालय की है, उनको भी और सहूलियतें और बढ़ावा कैसे दें, इस पे सब पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। आज ही मैंने विक्रम अवार्डियों को बुलाया, आपसे भी मैं अनुरोध करता हूँ आप आए और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे गेम्स में देश में नंबर 1 प्रदेश आए। सबसे पहले हमारा लक्ष्य है देश में नंबर 1 प्रदेश गेम्स में कैसे आए, उसके लक्ष्य को हम निर्धारित। विक्रम अवार्डियों को नौकरी दी जाती लेकिन बाबूगिरी कर रहे हो। देखो, ये बिल्कुल सही है कि मैंने जैसा कहा कि पूरा प्राचीन काल में ऋषि मुनि होते थे, वो अपने शरीर को तपाते थे और उस तप के माध्यम से उनको ताकत मिलती थी। आज कलयुग में खिलाड़ी जो होता है, गेम्स में स्पोर्ट्समैन जो होता है, वो आज अपने शरीर को तपाता है। तो उस तप को हम नज़रअंदाज करें या उसका अपमान करें या उसका सम्मान नहीं करें, ये मैं उसके खिलाफ हूँ। ऐसे लोग जिन्होंने अवार्ड्स जीते हैं, हमने उनको विक्रम अवार्ड दिलवाए या दिए और फिर उनका सम्मान सिर्फ अवार्ड दे के हो और उनका व्यवस्था में मैं समझता हूँ भाग न हो और वो उस लायक उनका केडर नहीं बने, इसके लिए दोषी सरकार है। हम आप देखोगे परिवर्तन लाएंगे पॉजिटिविटी से, उन लोगों को सम्मान। एक आखिरी सवाल, खेल महासंघों की भूमिका इतनी ज़्यादा हो गई है कि उनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता और अच्छे खिलाड़ी भी कई बार उनकी अंदरूनी राजनीति की वजह से आगे नहीं जा पाते। हमने कोशिश कर रहे हैं कि ये भाई भतीजावाद की जो खेल विभाग में या रिकमेंड की पॉलिटिक्स जो है, इसका समापन हो। हमारे संज्ञान में जो जो चीज़ें ऐसी आती है, अभी एक घटना आई थी, वो हमने उसके लिए सीधे कमेटी बना के उनकी रिपोर्ट मंगाई। तो कोई व्यक्ति, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन खेल एकेडमियों को, खेल संघों को, चयनकर्ताओं को और जो व्यवस्था में सहभागी होता है उनसे अनुरोध और प्रार्थना करता हूँ, किसी भी प्रकार की अनियमितता चयन प्रक्रिया में पाई गई तो वो लोग जो करने वाले हो, दोषी हो, रिकमेंड जिसकी भी आए, देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री की आए, खेल मंत्री की आए, इससे बड़े कोई और व्यक्ति आपको नहीं मानना है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, मैं लिखित में भी आर्डर दे दिया जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जीतू पटवारी जी, आप इतने अच्छे विज़न के साथ आगे बढ़ रहे हैं और युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहेगा और उनका भविष्य और उज्जवल होगा, ये हम कामना करते हैं। शख्सियत में आज इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।